हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आज आपके सामने एक 60 डेज चैलेंज लेने जा रहा हूं जिसमें मैं 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर होता है मैं आपको यहां पर जितने भी साइंस के आपके बोर्ड के चैप्टर हैं क्लास 10th के उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉपी लिखी जाती है, किस तरीके से होता है आपको कॉपी लिखना होता है, किस तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपको आ रहा है तो आप कॉपी प्रेजेंट कर पाए। अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो ही आपको नंबर मिलता है, वरना आपको सब कुछ आते हुए भी नंबर कट जाता है। इस बात को आप जान लीजिए, आज इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, आपको कॉपी लिखना नहीं आता है तो आपका नंबर काट दिया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर अगर आपके कॉपी को देखे और उसको लगे कि यार इस लड़के ने कुछ ऐसा लिखा है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका तो सब सही होगा, तो वो भी होता है तुरंत का तुरंत सही कर देता है। लेकिन अगर उसको लगने लगा कि यार ये लड़का होता है इसकी कॉपी को पढ़ने की जरूरत है, अगर उसको ऐसा कभी भी लग गया कि पढ़ने की जरूरत है तो वो कॉपी पढ़ेगा, और कॉपी पढ़ेगा तो वो एग्जामिनर है बेटा, वो जरूर से जरूर गलतियां निकालेगा और नंबर को काटेगा। तो अगर नंबर लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कॉपी कुछ इस तरीके से लिखिए कि एग्जामिनर पढ़े ना, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉपी लिखनी है। उससे पहले मैं आपको करवाऊंगा सभी चैप्टर्स होता है, जितने भी चैप्टर्स आपके साइंस में हैं उन सभी को होता है एक एक चैप्टर का होता है 1 से 2 वीडियो, बड़े चैप्टर्स की 2 वीडियो और होता है छोटे चैप्टर की 1 वीडियो होता है आएगी चैनल पर। मैं 60 डेज तक होता है कंप्लीटली होता है 60 डेज तक होता है वीडियोस को बनाऊंगा। मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा हर टॉपिक पे जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, और होता है उसको 30 से 60 सेकंड के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। मैं 60 डेज चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ 60 डेज तक जुड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस पढ़ने वाली हैं 60 डेज के अंदर उन सभी को देखने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको 60 डेज के अंदर कंप्लीट साइंस करवा के दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से साइंस में नंबर लाया जाता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके होता है, सब कुछ सिखा दूंगा। बस 60 डेज के लिए होता है मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको होता है करवाऊंगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज अपने टॉपिक पे आता हूं। आज मैंने होता है सबसे पहले होता है मैं बायोलॉजी से शुरू कर रहा हूं। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है जिसको मैं होता है आज पढ़ाने वाला हूं। इसको 2 वीडियो, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसको 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, जो कि पहली वीडियो आज होने जा रही है, फिर दूसरी वीडियो जो होता है इसके बाद आएगी। तो चलिए होता है मैं आपको होता है यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टाइमर लगाता हूँ। ये देखिए लाइफ प्रोसेस है, ये एनसीईआरटी का नोट्स है बेटा, ये कोई होता है मैं दूसरी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का नोट्स है। ये एनसीईआरटी के नोट्स को मैं आपको एक होता है एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा समय दूंगा जो कठिन है प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उन टॉपिक्स पे कम समय दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं होता है चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, जाके उसे चेक करिए। मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं बेटा, इसलिए होता है उन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जहां पर होता है कम पढ़ के, ताकि होता है इसी कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट स्टडी। तो आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको जो हार्ड वर्क करवाऊंगा और प्लस स्मार्ट वर्क भी करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्मार्ट वर्क करने से नंबर आता है, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क दोनों करने के लिए तैयार रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको होता है सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का चैप्टर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए होता है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है। सबसे पहले मैं टाइमर लगा देता हूं। टाइमर लगाने से होता है कम से कम मैं आपको होता है इसे जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको लगाता हूं, यहां पर होता है टाइमर लगाता हूं। तो आपका स्टॉप वॉच कहां गया? हां यहां पर। तो स्टॉप वॉच से सबसे पहले हम लोग टाइमर लगा लेते हैं। टाइमर लगा के देखिए टाइमर चालू हो गया है। एंड इसके बाद जो है अब हम लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को चालू करते हैं और उसके बाद बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। देखिए ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है भाई? लाइफ प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ना चालू करते हैं, समझते हैं इस बात को कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है तो सबसे पहले समझिएगा लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कि जो आप हमारी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है होता है, या फिर किसी होता है आप जानवर की उठा लीजिए, या फिर होता है किसी पेड़ पौधे को उठा लीजिए, या फिर किसी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। देखो लाइफ बात हो रही है जीवन की होता है, तो किसी के भी होता है लाइफ की बात करिए होता है तो वो अपने जीवन में अपने होता है लाइफ में होता है अपने लाइफ में अपने जीवन में बहुत सारी होता है एक्टिविटीज करता है। अपने जीवन में होता है जीने के लिए, अपनी जिंदगी में होता है जीने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। जैसे वो खाना खाता है, हाँ खाता है, बिना खाना खाए वो जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा।
तो ऐसे में वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद वो सांस भी लेगा, शायद खाने को पचाएगा भी, और उसके साथ साथ जो होता है वो एक्सक्रीशन भी करेगा, यानी कि अपने बॉडी में बन रहे वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेगा, उसके साथ साथ वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा। इन एक्टिविटीज को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर क्या है, लाइफ को जीने के लिए जिन जिन प्रोसेसेस को करना पड़ता है, यानी कि जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बहुत कठिन नहीं है बेटा, हर एक चीज आसान होती है, बस अगर आप उसे आसान शब्दों में समझे तो हर एक चीज आसान होती है। तो देखिए होता है यहाँ पर लाइफ प्रोसेस क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ सर्टेन फंक्शंस होता है परफॉर्म करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। और उसमें से कुछ नाम दिया गया है, जैसे ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, हाँ जरूर बढ़ते हैं, वो होता है उनके बॉडी में होता है, देखो खाना खाएंगे तो होता है वेस्ट मटेरियल भी बनता है तो बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, और उसके साथ साथ सर्कुलेशन उनके अंदर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, ऐसे करके होता है। यहाँ पर कुछ दिया गया है और इसी लगा दिया गया है, ये सभी के जो होता है, सभी होता है जो जितने फंक्शंस है, ये सभी फंक्शंस होता है लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर आगे लिखा गया है जितने भी होता है ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन होता है, विच टुगेदर होता है कीप the living organism alive and perform the job of the maintenance आकार होता है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि होता है जितने भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हो चाहे डाइजेशन हो, वो सभी होता है प्रोसेस क्या हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि वो होता है जिंदा रहे। अलाइव का मतलब वो ताकि जिंदा रहे और अपने होता है बॉडी का होता है अपने मेंटेन कर सके, होता है अपने बॉडी को होता है एकदम होता है बैलेंस बना के चल सके, जी सके, उसी होता है सभी एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए होता है आप मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है मात्र 30 सेकंड की, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा और उस पर ज्यादा मेहनत करिए। देखिए लाइफ प्रोसेस में होता है, देखिए आपका क्या है, ग्रोथ है, डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। और इसके बाद और क्या हो सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके एक चैप्टर भी है, क्या है आपका सेकंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ये भी एक क्या है, लाइफ प्रोसेस, इस बात को याद रखिएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी होता है इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी भी जो होता है कोई भी जो होता है जिंदा ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, अगर उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो बात को सुने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है भैया, कि अगर मुझे ठंडी लग रही है, अगर मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा तो मुझे ठंड लग जाएगी, मेरा जो है खून जम जाएगा और जमने के बाद जो है मैं मर जाऊंगा। सिंपल सी बात है, ये कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकता है ऐसा। तो वो क्या करता है, उसको ठंडी लगती है तो वो कुछ भी कर देता है, क्या करता है, कपड़ा पहनेगा या कहीं छुप जाएगा जाके, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जैसा माहौल होता है उस माहौल के हिसाब से जो होता है इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, और यही जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, आगे दिया गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर मैं जो है खाना खा रहा हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो खाने को पचाऊंगा, और खाने को पचाऊंगा तो उससे एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोसेस जो होती है, जो प्रक्रिया होती है भोजन लेने की, खाना खाने की, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया था होल प्रोसेस बाय व्हिच होता है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, वो सभी प्रक्रिया जिससे होता है एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन दो जगहों पर होता है, हमको जो पढ़ना है न्यूट्रिशन तो बहुत हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होता है, लेकिन हमको प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर पढ़ना है। तो ऐसे होता है, हम जानते हैं, इस बात को आप जान जाइए होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आपको उनको होता है मेजॉरिटी होता है दो ही भागों में क्लासिफाई किया जाता है, या तो प्लांट कैटेगरी में आता है, तो एनिमल कैटेगरी में आते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं। तो क्लास 11 लेवल का हो जाएगा, आपको अभी 10th लेवल पे है। तो आप प्लांट और एनिमल दो ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो सभी जीव जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, वो सभी जीव जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ सनलाइट, बाय द यूज ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी की मदद से होता है, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। लेकिन सूर्य की रोशनी से जो अपना भोजन नहीं बना सकते उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अगर ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तो ये तो या तो किसी जानवर को मार के खाएंगे, या तो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेंगे। जैसे हम ह्यूमंस, हम जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं,
हम भागते हैं होता है पेड़ के पास, या तो उससे फल तोड़ लेंगे, या तो उससे सब्जी तोड़ लेंगे, या तो उससे अनाज चुरा लेंगे, अनाज ले लेंगे, उसे होता है हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये सब बहुत ही इजी चीजें हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर इनको आप होता है समझते चलेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं। तो आप एकदम बेहतर तरीके से समझिए। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और एग्जांपल में प्लांट हो जाएगा। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और सभी लिविंग जो होता है, और सभी जो होता है एनिमल्स है। ठीक है, अब देखिए ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इसी बेसिस पे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया। अब जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और उस जो होता है उस तरीके को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं वो होता है किसी को मार के भोजन खाएंगे, या तो किसी जानवर को मार के खाएं, तो पेड़ पौधे को तोड़ के खाएं, तो उनको उस होता है उस तरीके को, उसी प्रक्रिया को, उसी तरीके को क्या कहा गया है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ भैया? ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जीव जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जिस प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाएंगे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते वो जो होता है दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, जो होता है दूसरे प्लांट पर या दूसरे एनिमल पे अपना भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के जरिए वो अपना भोजन पाएंगे और मार के खाएंगे, उसी प्रक्रिया को बात की जा रही है। शेर जो होता है अपना भोजन क्या करेगा? जो किसी हिरन को मार के खा जाएगा, तो उस जो होता है वो जो मार के खाने की प्रक्रिया है उसी को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है भाई, होता है तो यहाँ पर देखिए लिखा गया होता है कि एक तरीके का ऐसा होता है, ये न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सॉरी इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पर इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके होता है, ये क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चलिए मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताता हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है, या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, क्या एग्जांपल में क्या है? ग्रीन प्लांट, जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो 6CO2, और प्लस वाटर लेते हैं तो 6H2O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल छुपी हुई है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, 6CO2। और कितने मॉलिक्यूल वाटर लेते हैं? तो 6H2O लेते हैं। और प्लस में क्या लेते हैं? प्लस में सनलाइट लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, तो सनलाइट लेते हैं। अभी देखिए होता है आपको 10th लेवल पे आपको क्या पढ़ना? सनलाइट। बाद में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि होता है केमिकल रिएक्शन के मदद से भी होता है, बिना सनलाइट के भी भोजन बनाया जा सकता है, उन्हें भी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, तो हमको अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और सनलाइट। और सनलाइट कहां से लेगा? सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? अब देखिए आप जब भी पढ़े तो एक एक चीजों को जानने की कोशिश करिए। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, उन 2 महीने में आप एक एक चीजों को जानने की कोशिश करिए। आपके पास होता है मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर होता है मुझे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे होता है आप मैसेज करिए। जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको होता जरूर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे में होता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, और सनलाइट। सनलाइट कैसे होता है? लेगा क्लोरोफिल से लेगा। क्लोरोफिल क्या होता है भैया? क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर पाया जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा एक होता है पिगमेंट होता है, एक हरा पिगमेंट होता है। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है प्लांट के अंदर होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। तो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, एक हरा कलर का पिगमेंट होता है, एक तरीके से होता है हरा कलर का रंग होता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। और उसे क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। जिसके अंदर एक क्लोरोफिल चला जाएगा उसकी बॉडी होता है सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने लगेगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक होता है पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है, आप उसे कमेंट करके बताइए रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है रेड पिगमेंट होता है, आपका कौन सा है? ठीक है, अब देखिए होता है अब यहां पर होता है जब इतनी चीजें ले लेगा तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे होता है, यहाँ पर क्या बनने वाला भाई, यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर बनेगा C6H12O6, C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे। अब इतना ही जो होता है इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं आपको डीप में थोड़ा सा ज्यादा समझाता हूं। ये देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है, ये लिया जाता है भैया, जाता है एटमॉस्फेयर से। कहां से, एटमॉस्फेयर से। अच्छा, एटमॉस्फेयर से अगर लिया जाता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कैसे लिया जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लांट भैया 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे लेता है। तो प्लांट के पत्तियों के अंदर, कहां, प्लांट के जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर होता है छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जो कि आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उन जो होता है छोटे छोटे छेदों को क्या कहा जाता है, होता है उनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो स्टोमेटा, इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो ऐसे होता है, यहाँ पर जो प्लांट होता है वो एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर से लेता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की मदद से लेता है। और उसके साथ साथ होता है प्लांट लेता वाटर। तो प्लांट वाटर कहां से लेता है भैया, सॉइल से लेता है, मिट्टी से लेता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे लेता है, बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर। क्या, बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर, रूट नहीं, रूट हेयर। बेटा रूट जो होता है, रूट हेयर, रूट के अंदर होता है सिंगल सेल होता है, छोटे छोटे बाल लाइक, हेयर लाइक होता है, या फिंगर लाइक होता है, प्रोजेक्शन पाया जाता है, तो उसी को कहते हैं रूट हेयर। और उस रूट हेयर से होता है प्लांट क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसे खींच लेता है। एक बात और, जब मिट्टी के अंदर से पानी खींचता है तो उसके साथ साथ होता है वो क्या खींचता है, उसके साथ साथ पानी के अंदर जो घुले हुए न्यूट्रिएंट रहते हैं जिसे मिनरल कहा जाता है, तो मिनरल को भी खींचता है। तो प्लांट जो होता है, प्लांट की जो रूट होती है वो दो चीजें खींचती है, एक क्या, एक वाटर, और उसके साथ साथ होता है डिसॉल्व मिनरल इन वाटर, जो मिनरल वाटर में डिसॉल्व रहते हैं उनको भी खींचता है। और उसके बाद ये रूट हेयर पानी किसको दे देता है, जाइलम को दे देता है। और जाइलम क्या करता है, पानी को लीव्स तक लेके आने का काम करता है। और यहां से देखिए सनलाइट, देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गया होता है, स्टोमेटा के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से कहां पहुंच गया, लीव्स में पहुंच गया, पत्ती में। ये आपका देखिए होता है वाटर कहां था, वाटर था मिट्टी के अंदर, लेकिन मिट्टी से रूट हेयर ने उसे खींच लिया, जाइलम को दे दिया। अब जाइलम जो होता है उसे होता है, जाइलम एक पाइप होती है जो कि प्लांट के पूरे होता है पूरे शरीर में होती है। तो वो होता है क्या करेगी, होता है पानी को कहां तक ले आएगी, पानी को होता है पत्ती तक ले आएगी। और यहाँ पर देखिए पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो बनाएगा C6H12O6, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे कहते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को जो था सिंपल शुगर भी कहा जाता है, जो कि सबसे सिंपल शुगर होता है, इसलिए इसे सिंपल शुगर कहा जाता है। और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनेगा, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो इसी वजह से होता है प्लांट होता है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये भी स्टोमेटा के जरिए निकलेगा। कहां से निकलेगा, स्टोमेटा से निकलेगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है भैया कि आपका व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस क्यों करवाई जाती है, ताकि क्या बन जाए, ताकि आपका ग्लूकोज बन जाए, फूड बन जाए। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ होता है ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट बन गया है। ऑक्सीजन बनाने की थोड़ी जरूरत थी उसको, प्लांट को क्या जरूरत थी, खाना बनाने की, लेकिन बन गया ऑक्सीजन भी। तो इसीलिए इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, याद रखिएगा। तो बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है वो कैसी है, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी रेडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन है, सॉरी इसे कहते हैं, एक सेकंड यहां पर होता है जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है, हाँ सही है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, याद रख लीजिए इस बात को। फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। और आपकी रिस्पायरेशन कैसे होती है, रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है उस बात को भी मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ। अगर आप इसको होता है, आप इसको लिख लिए हैं तो आप होता है इसको तुरंत का तुरंत होता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए या लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे रिडक्शन रिएक्शन होती है। चलिए देखिए, अब देखिए फोटोसिंथेसिस रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि जब आपका होता है जब यहाँ से वाटर आपका होता है, वाटर आता है और उसके साथ साथ क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर आता है सॉइल से और कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होता है और इसके साथ साथ क्या आती है, सनलाइट आती है। तो सनलाइट जो होती है वो क्या होती है, सनलाइट जो होती है होता है क्या होती है, एक लाइट एनर्जी होती है। तो सबसे पहले सनलाइट होती है, लाइट एनर्जी से कहां बदलती है, केमिकल एनर्जी के अंतर्गत बदलती है। क्या बदलती है,
सनलाइट जो होती है वो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी से बदलती है केमिकल एनर्जी के अंदर, फिर ये केमिकल एनर्जी किसके ऊपर एक्ट करती है, यहाँ के वाटर के ऊपर एक्ट करती है और वाटर को दो भागों में तोड़ देती है, एक H2 और एक O2 के तो एक H2 और एक O2 में, तो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है CHO। CHO का मतलब C6H12 और O6, C6H12 और O6 होता है और इसी कहते हैं ग्लूकोज। तो ये और ये मिलके भाई बन जाता है ग्लूकोज और ये होता है, ये कहां हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये कहां हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया पूरी चलती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए जितना बता दिया हूं सब कुछ वही घुमा फिरा के है। अब ध्यान से सुनते रहिए जल्दी जल्दी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है अपना क्या होता है अपना, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब मैं बता दिया हूं ना कि जो जीव होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब यहां पर देखिए ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, वो होता है सिंपल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब बेटा ग्लूकोज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या लेते हैं, ये आयन एक साथ रहे, आयन इनऑर्गेनिक एक साथ रहेगा। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या लेते हैं, याद रखिएगा वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और उसके साथ साथ उससे होता क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद होता है आगे क्या भाई, आगे क्या है, यहां पर लिखा गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इस फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफ्स लाइक होता है। यहां पर लिखा गया है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स होता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसके बाद होता है उसको क्या करते हैं, होता है आपका हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिसमें होता है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, मैं बता चुका हूं आपको, होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और यहां पर होता है इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद आगे क्या है भाई, आगे क्या है, आगे यहां पर लिखा गया है इक्वेशन, इक्वेशन जो मैं आपको बता चुका हूं वही इक्वेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ होता है आप याद रखिएगा रॉ मटेरियल देता है फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या क्या है मैं आपको बता चुका हूं, सनलाइट चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। कैसे कैसे होता है सब कुछ हो रहा है यहां पर ये लिखा गया है और उसके साथ साथ होता है फिर आगे क्या है भाई, आगे देखिए होता है यहाँ पर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो जिस देखिए इसी को कहते हैं होता है पढ़ाई। एक टॉपिक को जब मैं आप बेहतरीन तरीके से समझा दिया हूं तो सब कुछ वही दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, जितनी चीजें बता दिया हूं घूम फिर के सब कुछ वही आने वाली है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेहतर तरीके से 18 मिनट मैंने लगा के आपको पढ़ाया, 18 मिनट का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बेहतर तरीके से होता है, सब कुछ अपने आप होता है यहाँ पर होता चला जा रहा है। इसीलिए होता है जब भी पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, एक एक चीजों को जानने की कोशिश करिए, जब आप एक एक चीजों को जान जाएंगे तो आगे वाली टॉपिक क्लियर होती चली जाएगी। अगर आप अब जो होता है आपको अगर फोटोसिंथेसिस कम समझ में आया होगा तो आप वीडियो को बैक करिए, पहले उसको देखिए, क्योंकि जब उसको देख लेंगे वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा तो ही जो था आगे की चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वरना फिर देखिए ये सब जो लिखा गया है ये सब को होता है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए ध्यान से देखिए आगे होता क्या लिखा गया भाई, आगे लिखा गया होता साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहां होती है, मैंने बता दिया कहां होती है, साइट का मतलब कहां होती है, तो कहां होती है सब कुछ। पानी कहां गया था, लीव्स के अंदर गया था। आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहां आया था, लीव्स के अंदर आया था। क्लोरोफिल ने होता है सनलाइट को ऑब्जर्व किया था, क्लोरोफिल कहां थी, आपके लीव्स के अंदर थी, पत्तियों के अंदर थी, ठीक है। तो ग्रीन कहा जाता है प्लांट होता है जितने भी होते हैं जो लीव्स होते हैं वहीं पर होती है। तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है देखिए जो आपकी सेल होती है, सेल कोशिका, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी होता है छोटी छोटी क्या होती है सेल ऑर्गेनेल, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आती है, आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। आपने नाम सुना लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है गोल्गी बॉडी, इस तरीके से होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल का आपने नाम सुना होगा। तो उसमें एक होता है सेल ऑर्गेनेल होती है क्लोरोप्लास्ट हमारी। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये छोटा छोटा जो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है इसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल भी होता है कहां पाया जाता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और उसी होता है यहाँ पर उसको लिखा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है जहां पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वहां क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल जो है यहाँ पर लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है और उसके बाद होता है जहां पर ये क्लोरोफिल रहेगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर कह रहे हैं इवेंट होता है मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो इवेंट भी बता चुका हूं। सबसे पहले होता है क्लोरोफिल होता है
सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा जो होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा, और केमिकल एनर्जी का काम हो जाएगा जो होता है वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना, और उसके साथ साथ रिडक्शन प्रोसेस होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी, और इस तरीके से होता है जब रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि होता है जब वाटर टूटेगा, आपका एक बार फिर से बता रहा हूं, वाटर टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होता है इसके साथ रिडक्शन करेगा, किसके साथ रिडक्शन करेगा, अब रिडक्शन जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं तो हाइड्रोजन जो होता है ज्वाइनिंग ऑफ होता है हाइड्रोजन विद एनी कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड ज्वाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है विद एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, ये बात जिसको पता है वो जानता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जाता है केमिस्ट्री का है, नहीं पता है तो ध्यान से सुनते रहिए, ये याद करने की कोशिश करिए, हर एक चीज होता है आपका लिंक करती है चीजों से, ठीक है, आपका अगले चैप्टर से लिंक करेगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, और उसके बाद क्या बना लेगा भाई, ग्लूकोज बना लेगा C6H12O6। ये प्रक्रिया होता है आपका होता है, यहाँ पर कार्बन देखिए, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यही तो है। तो इसे और इसके बाद होता है इसी प्रक्रिया को कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, और इस वजह से क्या हो जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो ग्लूकोज को ही तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो इस तरीके से होता है, ये हो गया। अच्छा स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, स्टोमेटा क्या होता है, जैसे लीव्स होती है, अगर कोई लीव्स है इस तरीके से, लीव्स के अंदर होता है, लीव्स के अंदर बहुत सारा स्टोमेटा पाया जाता है, एक नहीं बहुत सारा स्टोमेटा पाया जाता है बेटा, हाँ। तो देखिए होता है लीव्स है, लीव्स के अंदर बहुत सारा स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल होता है, क्या होते हैं, पोरस होते हैं, जो कि दिखेंगे नहीं बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे बेटा, स्टोमेटा कहा जाता है, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये होता है कुछ इस तरीके के दिखते हैं भाई, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, दो स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है, तो एक आपका होगा ओपन स्टोमेटा एंड सेकंड क्या होगा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर होता है, ये आपका होता है स्टोमेटा है, ये क्या है स्टोमेटा, और ये आपका कैसा है, ओपन स्टोमेटा है। अब ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का कांसेप्ट भी समझ लीजिए तुरंत, ये आपका क्या है, ओपन स्टोमेटा, और इस तरीके से अगर होता है ये रहेगा, इसे कहेंगे क्लोज स्टोमेटा, अगर ये इस तरीके का रहेगा इसे कहेंगे क्लोज स्टोमेटा, देखिए ये बंद है, इसे कहते हैं क्लोज स्टोमेटा, तो याद रखिएगा, ये क्लोज स्टोमेटा है एंड ये ओपन स्टोमेटा है। तो ओपन स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा सबसे पहली बात याद रखिएगा, वही छोटा छोटा जो छेद होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा दो सेल से मिलकर बनता है, कितने सेल, 2 सेल से मिलकर बनता है, याद रखिए, स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 सेल्स, स्टोमेटा 2 सेल से मिलकर बनता है, और इन दोनों सेल्स का क्या नाम देते हैं, इन दोनों सेल का नाम देते हैं गर्ड सेल, GUARD, गर्ड सेल। स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 गर्ड सेल, स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 गर्ड सेल। तो स्टोमेटा कितने सेल से मिलकर बनता है बेटा, स्टोमेटा 2 गर्ड सेल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक गर्ड सेल ये वाली है और दूसरी गर्ड सेल ये वाली है, तो स्टोमेटा 2 गर्ड सेल से मिलकर बनता है, और यहाँ पर एक गर्ड सेल ये है और दूसरी गर्ड सेल ये है। अच्छा अब स्टोमेटा खुलता कैसे है और बंद कैसे हो जाता है, तो स्टोमेटा होता है जब भी प्लांट क्या करता है, जब प्लांट क्या होता है, जब प्लांट जो होता है पानी लेता है, तो पानी जब लेता है तो पानी इस स्टोमेटा के अंदर भी पत्ती के अंदर पहुंचता है, और पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है, तो पत्ते के अंदर जब पानी भरता है तो स्टोमेटा के अंदर भी भर जाता है, जब स्टोमेटा के अंदर पानी भर जाता है स्टोमेटा खुल जाती है, स्टोमेटा खुल जाती है, और जब स्टोमेटा खुल जाती है तो पानी पत्ती में आ चुका है, और पानी पत्ती में आ चुका होता है तो स्टोमेटा खुली, तो स्टोमेटा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचना चालू कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचना चालू कर देगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती में पहुंच जाएगा, वाटर तो पहले से पहुंच चुका है, और उसके बाद क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड बनाना चालू कर लेता है, और इसके बाद स्टोमेटा क्लोज कब हो जाती है, जब प्लांट जो होता है को लगता है, जब प्लांट को लगता है कि अब जो है सूरज की रोशनी खत्म हो गई है, फूड नहीं बनाना है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, अपने पानी को देता है पत्तियों में बंद कर देता है, तो पानी को जैसे ही पत्तियों में बंद करता है तो पत्ती होता है वो हो जाती है, सूख जाती है, और पत्ती जैसे सूखती है तो स्टोमेटा भी सूख जाता है, और स्टोमेटा सूखता है तो सूख के चिपक जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोज को रेगुलेट करने के लिए वाटर का यूज होता है, तो ये होता है आपका 1 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात पे याद रखिएगा। अब देखा जाता है स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, इसके साथ साथ स्टोमेटा का एक काम होता है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, जैसे पेड़ है,
पेड़ है तो पेड़ के पास दिमाग थोड़ी ना है, पेड़ के पास तो दिमाग है नहीं भाई। अब देखिए पेड़ जो होता है वो होता है पानी। अब जैसे आप पानी पिएंगे, हम पानी पिएंगे, तो हम देता है एक गिलास ही पिएंगे, ऐसा नहीं होता है पूरा एक बाल्टी पानी पी लेंगे। तो यहाँ पर जो पेड़ होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि पेड़ भी जो होता है, पेड़ तो भाई होता है उसके पास दिमाग है नहीं, तो वो होता है पूरा एक बाल्टी पानी उठा लिया। अब एक बाल्टी जब पानी उठा लिया, उसको जरूरत थी मात्र जो था आधी बाल्टी की, तो आधी बाल्टी पानी क्या करे, यानी कि जो होता है वो 10 लीटर पानी उठा लिया और उसको 5 लीटर की जरूरत थी, तो 5 लीटर पानी क्या करे, तो 5 लीटर पानी क्या करता है, इस स्टोमेटा के जरिए, इस स्टोमेटा के जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए क्या कर देता है, उड़ा देता है। सिंपल सी बात है, इस स्टोमेटा के जरिए क्या करता है, भाप बना के उड़ा देता है पानी को। तो इसी को कहते हैं लॉस होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इसी होता है जो पानी होता है उसे भाप बना के उड़ाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन भी होता है जो स्टोमेटा की मदद से होता है। अच्छा, जब प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है तो प्लांट की बॉडी ठंडी हो जाती है। अभी आपके अंदर से पसीना निकलता है तो आपके वो जगह ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो वो इस बात पे याद रखिएगा, जब पसीना होता है तो पसीना होने के बाद होता है वो जगह ठंडी होती है। आप इस बात को जान लीजिए कि आपके अंदर पसीना क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर जब जो होता है गर्मी होता है, यानी कि सनलाइट जाती है, सूर्य की रोशनी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, जब आपकी सूर्य की रोशनी आपके बॉडी के अंदर पड़ती है या गर्मी आपके अंदर होता है, टेम्परेचर अंदर जाता है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 से जैसे आपकी बॉडी के अंदर एक डिग्री तापमान गया तो आपकी बॉडी 38 पे पहुंच जाएगी। तो 38 से ये 37 आने के लिए क्या कर देती है, ये होता है आपके जो आपके बॉडी के अंदर जो हीट होता है, हीट को होता है निकाल देती है। कैसे निकालती है, हीट को निकालती है भैया, हीट प्लस वाटर, हीट प्लस वाटर। तो पानी जो होता है आपके बॉडी में होता है, उसको होता है उसी पानी में हीट डाल देती है और हीट और वाटर के साथ होता है क्या कर देती है, निकाल देती है। और इसी को स्वेट कहते हैं, इसे कहते हैं स्वेट कहते हैं, स्वेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वेट। स्वेट मतलब पसीना, इसी को पसीना कहते हैं। और पानी होता है इस तरीके से आपके बॉडी से निकलता है पसीना बनके, ठीक है। तो आपकी बॉडी कहा जाती है वो हीट निकालती है, इस तरीके से आपकी बॉडी ठंडी रहती है। वही काम होता है प्लांट भी करता है, ठीक है। इसलिए प्लांट की बॉडी बहुत ठंडी होती है। इसलिए आप जब प्लांट के नीचे बैठेंगे, तो जो पेड़ पौधों के नीचे बैठेंगे, इन्वायरमेंट से जुड़े रहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के नीचे जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत ठंडा फील होगा, ठीक है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आपको ठंडा फील होता है। उसके पीछे की वजह यही है। इसीलिए कहते हैं वही पेड़ पौधे जरूर लगाइए। और आप लोग जो होता है जितने भी लोग हैं वो जो होता है क्या करते हैं, पेड़ काटने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर भैया पेड़ काट देंगे तो कल से होता है ना तो आपको लकड़ी मिलेगी, ना तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना तो आपको होता है एक तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा। और उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। हमको धरती पे रहना है, और धरती पे रहना है, धरती को बचा के रखना। ऐसा थोड़ी ना कि धरती पे रहने का मतलब है कि भैया होता है हम जो होता है जहां पर जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद करें। और हमारा होता है इंसान क्या कर रहा है, इंसान यही काम कर रहा है, जिस थाली में खा रहा उसी थाली में छेद कर रहा। अगर होता है वो धरती पे रह रहा तो धरती के साथ ही गद्दारी कर रहा, धरती से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर होता है जहां आपको रहना है, कम से कम उसे होता है नेचर फ्रेंडली बना के रखिए, होता है इको फ्रेंडली बना के रखिए। तो आप जो होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, जरूर लगाइए, वरना होता पता चले नेचर को ही आप खत्म कर रहे हैं तो उसके साथ साथ होता है क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। याद रखिए। अब देखिए स्टोमेटा हो गया। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। सबसे पहला काम मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर इसको पढ़ लीजिए, फिर इसको पढ़िए, ठीक है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अब जो अपना भोजन होता है खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों से लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरे हुए होता है, यानी कि होता है जो डेड पार्ट हो गया, जो डेड हो गया है, जो मर गए हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। अब ऐसा होता है कौन करता है भाई, जो मरे हुए चीजों से। तो मरे हुए चीजों से होता है जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, किसे कहते हैं, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन मरे हुए चीजों से लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दो ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स, फीड मतलब होता है भोजन करना, ठीक है। फीड का मतलब भोजन करना, ठीक है। तो भोजन करना, तो भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इस कॉल्ड होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या भैया, व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो दो ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव को सेप्रोफाइट कहते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा गया है, एग्जांपल में लिखा गया फंजाई, एग्जांपल में लिखा गया है फंजाई। अब होता है आगे आ जाइए सेकंड पार्ट पे। ऐसे में पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पैरासाइट किसे कहते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करते हैं, जो क्या करेंगे, वो होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे। अब ये ए नाम का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मच्छर, जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं, मॉस्किटो है, मच्छर। तो मॉस्किटो होता है ये लोग क्या करते हैं, जो आपके मॉस्किटो होते हैं,
मॉस्किटो क्या करते हैं भैया, मॉस्किटो होता है मच्छर होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी होता है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे, किसी होता है जैसे आदमी को पकड़ लिए, तो ह्यूमन को क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी से ये ले लेंगे, होता है जाके बैठेंगे और खून चूस लेंगे, और खून चूस लेने के बाद होता है बदले में उसे क्या देंगे, आदमी को कुछ नहीं देते हैं, बदले में क्या देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, इस बात को देखेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को जो ऐसा संबंध बेटा जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर रहा है, अब वो होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, भोजन ले रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी दे नहीं रहा है, बल्कि उसकी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, डायरेक्ट नहीं मार के खाएगा, याद रखिएगा। वो शेर भी होता है हिरन को, जो हिरन से भोजन लेता है, लेकिन वो डायरेक्ट मार के खा जाता है। तो यहाँ पर विदाउट किलिंग इट लिखिएगा कि जब होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स होता है, व्हिच होता है ऑब्टेन देयर फूड होता है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विदाउट किलिंग इट, बिना मारे होता है जब भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे होता है न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और एग्जांपल में होता है, अगर आपसे पूछे कि प्लांट पैरासाइट किसे कहते हैं, तो कस्केटा जिसे अमरबेल कहते हैं वो होता है, और एनिमल पैरासाइट अगर पूछे तो मॉस्किटो एक बेटर एग्जांपल है। मॉस्किटो के साथ होता है टिक्स, लाइस, लीचेस, टिक्स, लाइस, लीचेस, टैपवार्म, राउंडवॉर्म, जो आपकी जोक होती है, किलनी होती है, ये सब होता है आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आती हैं। अगला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें होता है भोजन शरीर के अंदर लेना, और शरीर के अंदर लेने के बाद उसे होता है क्या करना, ब्रेक डाउन करना होता है, तो उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब ये सब होता है अभी आगे आने वाला, चिंता मत करिए। तो अमीबा के अंदर भी होता है आपका, ऐसा मत समझिएगा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शरीर के अंदर भोजन लेके पहुंचाना है, तो यहाँ पर 5 स्टेप होती है, तो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों में होगी। तो ऐसा मत सोचिएगा। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोश की जीव है, तो उसके अंदर भी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, पूरे एनिमल्स जितने भी होते हैं लगभग सबके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखिए हाउ डू होता है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, कोई भी जीव होता है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से होता है एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए होता है यहाँ पर लिखा गया है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे सिंगल सेल जिसे जो होता है एक कोशिका से मिलके बनते हैं, ऐसे जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड इज टेकन अप होता है थ्रू देयर इंटायर सरफेस, होता है अपने जो होता है बॉडी के इंटायर सरफेस से भोजन को प्राप्त करते हैं। एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम याद रखिएगा। अच्छा एक बात होता है मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं, एक चीज होता है आप इसको होता है याद रखिएगा, एक नंबर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो आपका जो होता है ये जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपका कोई सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में होता है, आपका एग्जांपल होता है आपका सबसे अच्छा मशरूम है, इसे नॉन ग्रीन प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है, याद रखिएगा, नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। अब ये क्या करता है, जहां पर उगता है तो वहां पर होता है ऐसे होता है जहां पर कोई होता है लकड़ी वगैरह जो होता है, जैसे लकड़ी हो गई या फिर होता है कोई प्लांट का अवशेष हो गया, एनिमल का अवशेष हो गया, जहां पर होता है मर जाता है, तो वहीं पर होता है ये लोग क्या करते हैं, निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने होता है बॉडी के अंदर से एंजाइम बना के भेजते हैं, बॉडी के अंदर से एंजाइम बना के भेजते हैं, और वो एंजाइम होता है खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर देती है, और बाहर से डाइजेस्ट करने के बाद ये अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में जाके पचता है ना, ये लोग क्या करते हैं, खाने को बाहर पहले पचा लेते हैं तब अपने शरीर में लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जीव है जो क्या करता है, अपने बॉडी के बाहर ही खाने को पचा लेता है, तो वो आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अगर बॉडी के अंदर पचाता है तो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस बात को आप एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद होता है आपका क्या है, अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है भैया, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। अब देखिए अमीबा जो है वो कुछ इस तरीके का, अमीबा की बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता है, अमीबा होता है पानी में रहता है। ठीक है, आपके होता है पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, ऊपर रहता है। अमीबा सांस कैसे लेता है, तो अमीबा जो सांस लेता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जैसे मछली होता है घुले हुए पानी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को होता है वो सांस लेने में यूज करती है, उस तरीके से अमीबा भी यूज करता है। अब अमीबा जब भी कोई फूड पार्टिकल देखता है, देखिए अमीबा से है, जब भी कोई फूड पार्टिकल देखता है, ध्यान सुनिएगा, इसे कहते हैं पूरा 5 स्टेप मैं ही बता देता हूं। जब भी अमीबा कोई फूड पार्टिकल देखता है तो क्या कर देता है, अपने बॉडी को इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसे कहते हैं फिंगर जोता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक जोता है प्रोजेक्शन, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, तो प्रोजेक्शन बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। और ये जैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं।
कहते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और स्यूडोपोडिया होता है, ये देखिए कुछ उंगली की तरह दिख रहा है, इस उंगलियों की तरह ऐसे करके देता है, इसे पकड़ लेता है, उसके बाद से बंद कर लेता है। ठीक है, देखिए ऐसे बंद कर लेता है, ये यहाँ से ऐसे बंद कर लेगा, इसके बाद होता है यहाँ से ऐसे बंद कर लेगा, और इसके बाद होता है ये क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। देखिए अंदर आ गया है। तो ये होता है आपका जो भोजन था, ये फूड था, ये होता है एक होता है वैक्यूल में पैक होके आ गया है, होता है अमीबा के बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या कर लेता है, ये अपने बॉडी से एंजाइम भेजता है, और एंजाइम भेज के होता है इसको क्या कर देता है भैया, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अब होता है हम अपने पेट में से भोजन को ले जाते हैं, हमारे पेट में होता है ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे अमीबा के अंदर भी होती है। अमीबा क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर से ऐसे एंजाइम भेजेगा, और एंजाइम भेज लेता है अपने भोजन को पचा लेगा, और जब भोजन पच जाएगा तो इसके बाद है ये क्या कर लेता है, ऐसे जब भोजन पच गया तो ये होता है क्या कर लेगा, ऐसे होता है भोजन को होता है बाहर होता है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर, बाहर का मतलब अपने बॉडी के अंदर तब फैला देगा, और जब भोजन फैल जाएगा तो ऐसे होता है ये फूड वैक्यूल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये जरूर बनाइएगा आप, फिगर जब बनाइएगा इसको जरूर बनाइएगा, इसे लिखिएगा न्यूक्लियस। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अमीबा के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, यानी कि अमीबा होता है एक यूकैरियोटिक सेल होता है, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर होता है वो सब कुछ जो मैं बताया हूं वो यहाँ पर होता है स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके लिखा गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक, तो अमीबा से भोजन प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जब भोजन होता है, ये देखिए जब आपका स्यूडोपोडिया बना के होता है भोजन को पकड़ा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब स्यूडोपोडिया बना के होता है भोजन को पकड़ा, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया कहते हैं इंजीशन, इस प्रक्रिया कहते हैं इंजीशन। और उसके बाद होता है जब ये होता है एंजाइम भेज के भोजन को डाइजेस्ट किया तो इसे कहते हैं डाइजेशन, इसे कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन करने के बाद होता है फिर ये क्या होता है, अपने भोजन को होता है ऐसे ऐसे होता है, जब भोजन को होता है ये क्या कर दिया होता है, भोजन को अपने पूरी बॉडी में फैला दिया, इस प्रक्रिया कहते हैं जो होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब करने के बाद होता है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद होता है ये क्या किया जाता है भैया, एब्जॉर्ब करने के बाद नंबर 4 क्या किया, एब्जॉर्ब करने के बाद होता है भोजन को क्या किया जाता है, इसको यूज करेगा एनर्जी के लिए, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब भैया खाना को कोई क्यों खाता है, खाना इसलिए खाता है ताकि उससे क्या प्राप्त कर सके, ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ये अमीबा भी खाना खाया है, अब इस खाने को होता है ऊर्जा में बदलेगा, इस प्रक्रिया कहते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के लिए होता है उसको क्या लगेगी, ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी, और इसी के लिए इसको एसिमिलेशन को रिस्पायरेशन भी कहते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे रिस्पायरेशन भी इसी को कहते हैं। रिस्पायरेशन का मतलब होता है भोजन को एनर्जी में बदलना। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा अमीबा के बॉडी में, अब खाना खाया तो कुछ वेस्ट भी बनेगा, उस वेस्ट को निकालने की प्रक्रिया कहते हैं इजिएशन। क्या कहते हैं, इजिएशन। ठीक है, तो इजिएशन क्या है, इजिएशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये पांचों स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए होता है ये पैरामीशियम के अंदर भी होता है, पैरामीशियम और होता है अमीबा के अंदर इतना होता है, ये अमीबा की बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता, अपने बॉडी को होता है कभी ऐसे बॉडी रख रहा है, कभी ऐसे बॉडी रख रहा है, कभी होता है अपनी बॉडी को बदल दिया, फिर ऐसे 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 कर लिया, कभी बॉडी को बदल दिया, गोल कर लिया, तो उसका जो मन करता है वो बॉडी शेप बदल लेता है। लेकिन पैरामीशियम की बॉडी का शेप होता है फिक्स होता है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, लेकिन पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर पैरामीशियम कुछ चप्पल की तरह दिखता है, इस तरीके से दिखती है पैरामीशियम। और पैरामीशियम होता है कुछ इस तरीके से दिखती है भैया, और पैरामीशियम होती है उसके ऊपर से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को छोटा छोटा होता है, ठीक है, तो इसको होता है छोटा छोटा होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कह लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बाल की तरह संरचना होती है, तो टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इस सीलिया से क्या करता है, ये पैरामीशियम मूव करता है, और ये इसका माउथ होता है, सीलिया ये इसका क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, तो इसे होता है आपका, अच्छा सॉरी एक सेकंड याद रखिएगा, ये पैरामीशियम नहीं, ये यूग्लिना का फिगर बन गया है, यूग्लिना भी होता है, इस तरीके से होता है आपकी होती है। ठीक है, तो पैरामीशियम कैसी होती है फिर, ये अच्छा यूग्लिना में बता दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूग्लिना भी जो होता है, यूग्लिना का माउथ वहां होता है, यूग्लिना भी जो होता है उसके अंदर भी सीलिया पाया जाता है, वो भी यूनिसेलुलर होती है, वो भी मोनोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है, सेम पैरामीशियम की तरह सब कुछ होता है उसके अंदर, बस जो होता फर्क क्या होता है कि पैरामीशियम का माउथ यहां होता है, पैरामीशियम का माउथ क्या होता है, यहां होता है, पैरामीशियम का माउथ यहां होता है, और यूग्लिना का माउथ ऊपर होता है, जो कि मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। सेम इसके बाद होता है जब ये भोजन प्राप्त कर लेंगे, भोजन ले लेंगे, तो भोजन के अंदर जो होता है जब ये भोजन ले लेंगे तो फूड वैक्यूल बन जाता है इनके अंदर भी, और उसके बाद फिर सारी प्रक्रिया होगी, यहां से अपने बॉडी से एंजाइम भेजेंगे, वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेंगे होता है, फूड को होता है अपने बॉडी में फैला देंगे, फिर फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली जादू की तरह, और जादू की तरह जब फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा उसके बाद होता है उस फूड को होता है एनर्जी में यूज कर लेंगे, और जब एनर्जी में यूज कर लेंगे उसके बाद होता है वेस्ट मटेरियल बनेगा, तो उसके बाद ये क्या करेंगे होता है अपने बॉडी को ब्रेक करेंगे, उसके बाद होता है फूड जो होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देंगे। तो सब कुछ सेम जो होता है होने वाला है।
ठीक है। अब मैं आपको ये बता चुका होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन, ठीक है, ये आपका होता है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले होता है ह्यूमन बीइंग। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो ये आपकी जो देखो होता है 40 मिनट की क्लास में अभी तक होता है हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पहुंच गए हैं, ठीक है। ये होता है आपका टाइमर 40 मिनट का था, तो 4-5 मिनट मैंने आपको होता है सबसे पहले होता है कुछ बातें बताई थी वो था। तो आपका होता है 40 मिनट के अंदर होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। तो बेहतर तरीके से पढ़िए, ऐसा मत पढ़िए होता है कि आप होता है 40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर ले लेकिन आपको कुछ पढ़ लेना पड़े। 40 मिनट के अंदर होता है चैप्टर नहीं खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास होता है बहुत समय है, कम से कम मेहनत लगाइए। ऐसा मत सोचिए होता है कि होता है कि मैं होता सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा 2 घंटा पढ़ूंगा। याद रखिएगा अभी आप क्लास 10th में हैं, आपको लगता है कि क्लास 10th बहुत जो टफ होता है, क्लास 10th बहुत टफ होता है। याद रखिए कि लोग 18-18 घंटे भी पढ़ते हैं। आप इस बात को बहुत ढंग से याद रखिए। अभी आप कंपटीशन में नहीं, आप 90 आपको एक पेपर दे दिया गया है, आप उसमें 85% ला सकते हैं, 90% ला सकते हैं, 95% ला सकते हैं, लेकिन होता है अभी ये मैटर नहीं करता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है आपको कितना आ रहा है, ये मतलब नहीं होता, ये मायने नहीं रखता है कि आप पढ़ने में कितने तेज हैं। आपका कंपटीटर कितना पढ़ने में तेज है, आपके साथ जो पेपर देने वाले हैं बैठ के वो कितने तेज है। क्योंकि अगर मान लीजिए होता है सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट हो, लेट्स सपोज करिए कि सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट हो और उसके साथ उसमें 10 लड़के बैठे हों और सब टॉपर हों अपने आप में, तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, जो सबसे बढ़िया रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो यही बात आप याद रखिएगा कि जब 10,000 सीट आती है नीट के लिए, उसमें होता है 15 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो 15 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 सीट आती है, 20,000 सीट आती है। 20,000 सीट में होता है आपके 15 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप कितना बढ़िया तेज पढ़ने में है ये मैटर नहीं करता है, आपका बगल वाला कितना पढ़ने में तेज है ये मैटर करता है। आप जो है मात्र 2 घंटे पढ़ रहे हैं और बगल वाला जो है 6 घंटे पढ़ रहा है, बताइए कैसे आप मुकाबला करेंगे। तो अगर आपको उसका होता है मुकाबला करना है तो आप भी 6 घंटा पढ़ने लगिए। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, आप क्लास 10th में हैं, आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के मैं बहुत पढ़ता हूं, तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा कुछ होता ही नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, क्लास 11th में आएंगे, जस्ट 1 साल बाद क्लास 11th में आएंगे, तो आपको कम से कम 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा भैया। 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ, लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मजाक नहीं, लोग 15 घंटे सीरियसली पढ़ते हैं, जो कि मैं देख के आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग होता है ऐसा मत करिए, होता है कम से कम 3-3 घंटे का शिफ्ट बनाइए। मैं आपको बहुत कुछ बताया हूँ, आप उन सब चीजों को फॉलो करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। आप कभी भी होता है आधे घंटे का शिफ्ट बना के 40 मिनट का शिफ्ट बना के मत पढ़िए। 40 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट होता है रेस्ट लेंगे, और 5 मिनट के अंदर होता है 5 मिनट का रेस्ट लेने के चक्कर में आप आधा घंटा होता है मोबाइल चलाएंगे बैठ के, ठीक है। तो कभी भी पढ़िए तो कम से कम एक बार बैठिए 3 घंटे पढ़िए। 3 घंटे पढ़ेंगे, उसमें बीच में ब्रेक लेते रहिए। होता है आपका मन कर रहा है पानी पीने का, आपका मन कर रहा है थोड़ा बहुत होता है घूम टहल लेने का, तो करते रहिए 2-4 मिनट का, लेकिन एक बार बैठिए तो 3 घंटे। तो एक घंटे में मैं कह रहा हूँ 3 बार भी गए, 5-5 मिनट गए, 15 मिनट वेस्ट हुआ। क्योंकि आपको याद होगा मैं 3 घंटे पढ़ना, तो कभी भी अगर 2 शिफ्ट भी ऐसे आप दिन में कर लेते हैं तो 6 घंटा पढ़ेंगे। तो 6 घंटा पढ़िए, होता है इस तरीके से पढ़िए कम से कम, क्लियर, तब बेहतर रिजल्ट आने वाला है। जितना पढ़ पाएंगे, जितना जनवरी में मेहनत कर लेंगे, फरवरी उतनी आसान हो जाएगी। अगर जनवरी में नहीं पढ़ रहे हैं तो फरवरी होता है दुखदायक होगी, फिर फरवरी में आके पढ़ना पड़ेगा, और फरवरी में होता है फिर अगर आपकी गलती से तबीयत खराब हुई तो आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो जनवरी में मेहनत करिए ताकि फरवरी जो होता है वो अच्छी जाए। फरवरी में आप घूमिए, अभी आप पढ़िए बढ़िया से, फरवरी में आराम से घूमिए। होता है लोग कहते हैं पेपर की टेंशन ही नहीं, क्योंकि जनवरी में पढ़ के बैठा हूं मैं, ये होना चाहिए एटीट्यूड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया होता है ह्यूमन जो होता है उसका सबसे पहले याद बता दूं आपको कि ह्यूमन का जो पूरा डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एक पाइप होती है जो माउथ से जो होता है चालू होगी और होता है पूरे कहां तक, एनस तक जाती है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि 9 मीटर होती है। कितनी होती है, एडल्ट में 9 मीटर लंबी होती है। और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब होता है कुछ ऐसी ग्लैंड्स है, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो डाइजेशन तो नहीं करती, खाना मतलब जो होता है इस एलिमेंट्री कैनाल में नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे जूस बनाती हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाती हैं, जो क्या होता है पाइप के मदद से एलिमेंट्री कैनाल से जा रही है, उसके बगल में से पाइप की मदद से होता है ये क्या बनाती है, ऐसे ग्लैंड होती हैं जो जूस बना के ऐसे भेजती हैं और एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है और खाने के साथ मिलकर वो खाने को पचाने का काम करता है। एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स होती हैं आपकी, होता है लीवर हो गया,
पैंक्रियाज हो गया, और माउथ के अंदर पाया जाने वाला सलाइवरी ग्लैंड हो गया। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये भी याद रखिएगा, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है। अब इसके बाद होता है हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, देखिए अब हम लोग जो खाना खाते हैं सबसे पहले वो माउथ में जाता है, ठीक है। तो माउथ से हम लोग क्या करते हैं, खाने को होता है लेते हैं, इनटेक दर्द होता है होल फूड, खाने को होता है हम कहां लेते हैं, सबसे पहले माउथ में लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को इंजेक्शन कहा जाता है, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। अब जैसे ही माउथ के अंदर खाना गया तो इंजेक्शन जैसे हुआ माउथ के अंदर डाइजेशन चालू हो जाता है। तो माउथ के अंदर इंजेक्शन भी होता है और माउथ के अंदर याद रखिएगा डाइजेशन भी होता है, याद रखेंगे इंजेक्शन के साथ साथ डाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन भी होता है और माउथ के अंदर डाइजेशन चालू हो जाता है। अब जैसे खाना खाएंगे उसको दांतों के मदद से चबाना चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी होता है लाल आ जाती है, सलाइवा जिसे कहते हैं। तो लाल जो होती है सलाइवा क्या कर जाती है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। वो सलाइवरी अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को तुरंत होता है डाइजेस्ट करना, पचाना चालू कर देता है, ठीक है। तो पचाने का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट के होता है, और उसको क्या कर देता है ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद होता है इसको एक एक टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है और इसी को कहते हैं ग्लूकोज। तो हमको कहां तक होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है ताकि वो ग्लूकोज बन जाए। और जैसे ग्लूकोज बन जाएगा, देखिए 4 मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल में कर दिया, दो से फिर एक में कर दिया, और इसी एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज कहते हैं। और जब यहां ग्लूकोज बन जाएगा उसके बाद फूड पच गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, ऐसे प्रोटीन डाइजेस्ट कर दीजिए, ऐसे फैट डाइजेस्ट कर दीजिए, सो सिंपल। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को होता है स्मॉल सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जिसमें क्या होगा, ये स्मॉल सिंगल यूनिट होता है वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए माउथ के अंदर जैसे खाना जाएगा डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, तो माउथ में जो टीथ होता है वो चबाना चालू कर देता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो टीथ होता है वो जो खाने को चबाना चालू कर देता है, ठीक है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है चबाना, ठीक है। च्यूइंग का मतलब चबाना, ग्राइंडिंग का मतलब पीसना, तो चबाने और पीसने का काम करता है। फिर टंग क्या, जीभ का बहुत काम होता है भाई। जीभ जो होता है वो जो क्या करती है, रोलिंग द फूड, जो फूड को रोल करती है, इधर कभी भेजती है, कभी इधर इस दांत के पास भेजती है, कभी इस दांत के पास भेजती है। तो जो पूरे फूड को रोल करती है, पहले आगे वाले दांत को भेजेगी, पीछे वाले दांत को भेजेगी। फिर इसका होता है जीभ का काम होता है टेस्टिंग द फूड, फूड को टेस्ट करना होता है, खाना कैसा लग रहा है वो कैसे पता चलता है, वो जीभ के अंदर से पता चलता है। जीभ, अगर जीभ के अंदर क्या होता है, टंग के अंदर इसके लिए क्या होता है, टेस्ट बड होता है, क्या होता है, टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड में होता है आपके 4 टेस्ट बड होते हैं, स्वीट, सार, सोर, बिटर। स्वीट, सार, स्वीट, साल्ट, सोर और बिटर। स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर। मीठा, साल्ट का मतलब नमकीन, और सोर का मतलब होता है आपका कड़वा, सोर का मतलब होता है आपका खट्टा, एंड बिटर का मतलब क्या होता है, तीखा। तो स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर 4 तरीके के टेस्ट बड होते हैं, और 4 तरीके की जो क्या पता चलती है आपको, टेस्ट पता चलती है। जो तीखा होता, तीखा मैंने कहीं नाम नहीं दिया, तीखा का कोई टेस्ट नहीं होता है। तीखा नहीं, अगर कोई टेस्ट होता है तीखा लगता कैसे है, आप इस बात को होता है, अगर आपको आ रहा तो आप कमेंट करिए और बताइए मुझे। होता है तीखा अगर कोई टेस्ट बड नहीं होता है तो तीखा कैसे लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर है, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है टंग का, क्या होता है, सॉलोइंग द फूड। जो खाना खाते हैं आप देखिए, खाने पर से होता है अंदर निगल देते हैं, तो अंदर निगलते कैसे हैं भाई, क्योंकि जीभ जो होता है वो पीछे की तरफ जाती है और खाना वैसे रखा होता है, तो ऐसे जो होता है जीभ पीछे जाती है तो खाना भी पीछे चला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड swallowing the food, swallowing the food। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड है, हाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये भी होता है आपके माउथ के अंदर। देखिए ये सब पार्ट माउथ का है। सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या करती है, बगल में होती है, माउथ के बगल में होती है, तो वो क्या करती है, पाइप के मदद से होता है माउथ के अंदर से सलाइवा बना के भेजने का काम करती है। तो सलाइवा और म्यूकस भी भेजती है, ठीक है। अब देखिए सलाइवा क्या करता है, वही बता चुका हूं मैं, स्टार्च जिसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, उसमें होता है आके होता है उसको डाइजेस्ट करना चालू करता है, उसके बाद उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में, सिंपल शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और उस एंजाइम का क्या नाम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाई जाती है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम पाई जाती है उसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद होता है फिर क्या है, ओइसोफेगस। अब जो खाना है वो कहां आएगा, ओइसोफेगस में आएगा। अब ओइसोफेगस क्या होती है, यहां से होता है जब माउथ, देखिए ओइसोफेगस क्या होता है भाई, ओइसोफेगस देखिए यहां पर देखिए होता है, हाँ ये देखिए ओइसोफेगस क्या होता है, जब होता खाना खा चुके हैं तो ये जैसे यहां से होता माउथ से होता क्या निकलेगा, ओइसोफेगस में। इस पाइप को ही ओइसोफेगस कहते हैं। यहां से यहां तक की जो ये पाइप होती है, जो यहां से यहां तक की है, इसे ओइसोफेगस कहते हैं। देख लीजिए यहां पर लिखा गया है, ओइसोफेगस में खाना आएगा, ओइसोफेगस से होता है फिर खाना नीचे उतरेगा और ये कहां पहुंच जाता है, फिर स्टमक में। ये देखिए आपका स्टमक है, ये क्या है, स्टमक है। देखिए यहां पर लिखा गया है, ये आपका स्टमक हो गया, तो स्टमक में खाना आता है और स्टमक में होता है फिर से पचना चालू करता है। ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। स्टमक में होता है 3 चीजें पाई
जाती हैं आपको मैं इधर दिखाता हूं, देखिए यहां से ध्यान से। तो स्टमक होता है, स्टमक में होता है तीन चीजें पाई जाती है। स्टमक में क्या क्या पाया जाता है? स्टमक में होता है आपका होता है HCl, स्टमक में होता है HCl, और उसके बाद होता है उसमें पेप्सिन, और पेप्सिन के साथ साथ क्या होता है? म्यूकस होता है। ये एनसीईआरटी का नोट्स है बेटा, कंप्लीट होता है, इसी के अंदर से आप सब कुछ आने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप होता है पढ़िए, ठीक है। तो HCl होता है, HCl होता है वो एक एसिड होती है, हाईली एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये HCl होता है, ये इसका pH 1 होता है, इसका pH कितना होता है? 1 का मतलब सबसे हाईएस्ट pH होता है, ठीक है। अब देखिए HCl जो है वो क्या करता है? खाने को पचाने का काम करता है, सॉरी खाने को पचाने का नहीं, यहाँ पर जैसे आपने खाना खाया तो खाने के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको तुरंत मार देता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, ठीक। अब इसके बाद होता है, इसका काम होता है आपके पेप्सिन को एक्टिव करना, पेप्सिन को एक्टिव करना, और पेप्टिन का और उसके साथ म्यूकस, म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस जो होता है, देखिए HCl अगर होता है ये स्टमक है तो स्टमक की वाल, देखिए स्टमक की जो वाल होती है, स्टमक की जो वाल होती है, अगर यहाँ पर होता है, क्योंकि ये इतना एसिडिक होता है बेटा, इतना एसिडिक होता है, एसिड आप जानते हैं अगर किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो तुरंत का तुरंत उसकी बॉडी जल जाएगी, हड्डी जल जाए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर HCl अगर हमारे पेट में बन रहा है तो हमारा पेट की होता है जो वाल है, हमारा HCl है ये, तो हमारे पेट की वाल पे भी अटैक कर देगा, हमारे पेट की जो वाल है वो तुरंत की तुरंत डैमेज हो जाएगी, और डैमेज हो जाएगी तो ऐसे होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर रोज HCl बनता है। तो यहाँ पर एक म्यूकस नाम का मटेरियल होता है जो क्या करता है, यहाँ पर से छा जाता है पेट के ऊपर, मोटी सी होता है, क्या कर लेता है? कवरिंग बना लेता है, सीट बना लेता है। HCl होता है इसके ऊपर ही रह पाता है, इसके अंदर जा ही नहीं पाता है, तो ऐसे में होता है जो हमारा पेट होता है वो सेफ से बच जाता है, ठीक है। तो ये म्यूकस का काम हो गया। म्यूकस का काम होता है HCl से पेट को बचाना, ठीक। इसके साथ साथ पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करना। क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करना। प्रोटीन डाइजेशन का काम किसका होता है? आपके पेप्सिन का होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए होता है यहाँ पर, देखिए आपके जो होता है इन तीनों को, पेप्सिन, HCl और म्यूकस को होता है पेट के अंदर होता है, जो ग्लैंड होती है उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इनका तीनों का होता है यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है और तीनों का काम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों काम हो गया, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आगे क्या है भाई? आगे क्या है यहाँ पर? आगे जो होता है आपका क्या है, यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। होता है यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, अब देखिए होता है आपका लीवर बता देता हूँ मैं आपको, क्या बता देता हूँ? लीवर। लीवर होता है वो होता है क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस। जितना बता रहा हूँ देखिए सब कुछ यही मिलेगा, चिंता मत करिए। लीवर होता है क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। लीवर बनाता है बाइल जूस। अब बाइल जूस होता है जो लीवर बनाया हुआ है वो कहाँ स्टोर होता है? जो बाइल जूस बनाया हो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। लीवर होता है जो बाइल जूस बनाता है वो कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब देखिए जो लीवर होता है वो गाल, जो आपका बाइल जूस बनाया हुआ है वो कहाँ स्टोर होता है? जो लीवर बनाता है बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर जो होता है वो क्या है भाई? गाल ब्लैडर क्या है भैया? गाल ब्लैडर आपको दिखाता हूं मैं, एक सेकंड। देखिए ये देखिए लीवर है, ये देखिए क्या है? ये लीवर है। लीवर जो होता है जो बनाता है बाइल जूस, ये देखिए छोटा सा गाल ब्लैडर है, देखिए यहाँ पर होता है ये गाल ब्लैडर है। लीवर जो बाइल जूस बनाया हुआ है इसी गाल ब्लैडर में सबसे पहले भेज देता है, और इसी गाल ब्लैडर में वो जो होता है बाइल जूस स्टोर होता है। अब जब बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो इसके बाद होता है जब भी खाना आएगा, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना आता है, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देखिए यहाँ यही मैं बताता हूँ, जैसे होता है यहाँ पर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना आता है तो ये क्या करेगा, जो आपका गाल ब्लैडर होता है वो क्या करता है? बाइल जूस को भेज देता है। और बाइल जूस के अंदर होता है क्या पाया जाता है बेटा? बाइल जूस के अंदर क्या पाया जाता है? बाइल जूस के अंदर पाया जाता है बाइल है, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। तो हमको काम किससे है? बाइल साल्ट से। तो बाइल साल्ट क्या करता है? बाइल साल्ट क्या करता है? बाइल साल्ट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, याद रखेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है? बड़ा बड़ा शब्द है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। बायोलॉजी के टर्म्स से कुछ याद करने पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन हाँ इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट को, उनके होता है उनको क्या कर देना, उनको छोटे छोटे भागों में ऐसे तोड़ देना, छोटे छोटे भागों में ऐसे तोड़ देना, ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रुप में ऐसे तोड़ देना, इसी कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, सो सिंपल। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, ठीक है, सो सिंपल। इसके बाद और क्या है?
अब देखिए आपका होता है, आपने जो पढ़ लिया अभी तक होता है, आपने पढ़ लिया होता है स्टमक के बारे में, ठीक है, स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है। इसके साथ साथ आपने माउथ वाला शुरू में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ होता है आपने पढ़ लिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर कैसे डाइजेस्ट करता है। लीवर के साथ साथ आप पैंक्रियास पढ़ लीजिए। अब पैंक्रियास कैसे डाइजेस्ट करती है, तो पैंक्रियास जो होती है स्टमक के नीचे। सबसे पहले मैं आपको पैंक्रियास दिखाता हूं। तो पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास होता है स्टमक के नीचे। देखिए यहां पर होता है, आप देखेंगे ये होता है स्टमक है, स्टमक के नीचे होता है, यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया नहीं गया, इसके पीछे दिखाया गया है। देखिए यहां पर लिखा गया पैंक्रियास और यहां पर देखिए ले जाके ऐसे एरो बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर होता है स्टमक के नीचे, मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखाता हूं। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से बनता है ये आपका, अगर मैंने इस तरीके से स्टमक बनाया, स्टमक ऐसे बनाया ऐसे करके, तो स्टमक के जस्ट ऐसे होता है, ऐसे नीचे होता है क्या होती है, ऐसे होता है लीफ शेप की, सॉरी यहां से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। यहां पर देखिए होता है ये स्टमक ऐसे है, तो स्टमक के जस्ट नीचे ऐसे होता है लीफ शेप में, ऐसे एक लीफ शेप में होता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड दैट जो होता है दैट इज कॉल्ड होता है पैंक्रियास। इसी को कहते हैं पैंक्रियास, इसे कहते हैं पैंक्रियास। तो इस बात को याद रखिएगा। तो पैंक्रियास होता है एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कहां पाया जाता है, जो कहां पाया जाता है, स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए होता है, यहां पर जो आपका लीफ शेप का होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है पैंक्रियास। इस पैंक्रियास का क्या काम होता है, पैंक्रियास जो होता है वो क्या होता है भैया, पैंक्रियास तीन चीज में होता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, AMYLAS, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है, ट्रिप्सिन, TRYPSI ट्रिप्सिन, एंड इसके साथ साथ क्या है, लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है भैया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। पेप्सिन कहां था, याद करिए, बताइए पेप्सिन कहां था। पेप्सिन था आपके पेट के अंदर। पेप्सिन कहां था, पेप्सिन था पेट के अंदर। तो पेट के अंदर जो पेप्सिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और यहाँ पर पैंक्रियास जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, पैंक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन बनाता है, ये भी क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज जो होता है किसको डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा अभी तक मैं आपको क्या बताया था, सबसे पहले होता है आपके होता है कार्बोहाइड्रेट को किसने डाइजेस्ट किया था, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था आपके, कार्बोहाइड्रेट को किसने डाइजेस्ट किया था, आपके स्लाइवा ने, लाग ने डाइजेस्ट किया था, स्लाइवरी अमाइलेज की मदद से। फिर सेकंड बार देखो कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, सेकंड बार कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जितना भी जूस है वो खाने को दूसरी बार पचाने आया है, कैसे देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया स्लाइवरी अमाइलेज ने, फिर होता है पैंक्रियाज के अमाइलेज होता है, सॉरी हाँ ठीक है, फिर यहाँ पर होता है, वहां पर होता है, यहाँ पर होता है, सबसे पहले होता है किसने डाइजेस्ट किया था, आपने होता है सलाइवा के होता है स्लाइवरी अमाइलेज ने, फिर यहाँ पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने किया, ठीक। इसके बाद देखिए होता है, फिर होता है आपके प्रोटीन को सबसे पहले कौन डाइजेस्ट किया था, प्रोटीन को सबसे पहले बार स्टमक में होता है पेप्सिन ने किया, फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर पैंक्रियास के ट्रिप्सिन ने किया, पैंक्रियास के दूसरी बार प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट किया, पैंक्रियास के ट्रिप्सिन ने। फिर उसके बाद आता है आपके फैट को सबसे पहली बार कौन डाइजेस्ट किया, लीवर के बाइल जूस ने किया, ठीक है, बाइल साल्ट ने। और उसके दूसरी बार कौन कर रहा है, लाइपेज, जो कि क्या है, पैंक्रियास का है। तो इस तरीके से खाने को दूसरी बार पचाने आ रहा है कौन, जो होता है पैंक्रियास। इसीलिए पैंक्रियास सबको डाइजेस्ट कर दिया, फैट को भी नहीं छोड़ा, प्रोटीन को भी नहीं छोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को नहीं छोड़ा, इसलिए पैंक्रियास का कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, जो कंप्लीटली अकेले ही होता है पूरे खाने को पचा सकता है। अच्छा इसके बाद भी जो होता है आपको जो नहीं पढ़ना है, क्लास 11th की टॉपिक है, इसके बाद भी होता है खाने को एक बार और जो होता है एंजाइम्स पचाती हैं, और उन एंजाइम्स को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसे कहते हैं सकस इंट्रस एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है दैट इज कॉल्ड सकस इंट्रस, और सकस इंट्रस की जो होता है एंजाइम्स होती हैं वो खाने को पचाती हैं। तो यहाँ पर होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत होता है लिखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है खाने को होता है। फिर से एक बात, तीसरे बात होता है खाने को होता है कौन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो होता है जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम बनाती हैं और उससे पचाया जाता है, ठीक है, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है। तो आपको इतना ही जानना था। इसके बाद होता है देखिए खाने के अंदर होता है, जो अब खाना तो पच चुका है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
यहाँ पर याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो जब ऐसे यहाँ से होता है देखिए निकलती है तो ये सी शेप का होता है, इसे कहते हैं ड्यूडेनम, इसे कहते हैं ड्यूडेनम, इसे कहते हैं सी शेप होता है ड्यूडेनम। ठीक है, तो सी शेप जो ड्यूडेनम होता है यहाँ पर याद रखेंगे जो सी शेप ड्यूडेनम होता है कैसा होता है, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो सी शेप होता है। तो यहाँ से जो होता है जो आपका स्टमक होता है ऐसे आप बनाएंगे, स्टमक होता है ऐसे, तो स्टमक से होता है ये ऐसे सी शेप वाला जो भाग होता है और इसी के नीचे ऐसे पैंक्रियास पाया जाता है, इसी के नीचे क्या पाया जाता है, ऐसे पैंक्रियास पाया जाता है। तो पैंक्रियास वगैरह होता है इसको यहाँ पर अपना जूस भेजते हैं, लीवर ऐसे यहाँ पर होता है, लीवर अपना जूस भेजता है, उसके सी शेप वाले आर्गन को क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में खाना पचता है। अब ड्यूडेनम में जब खाना पच जाता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अब इस खाने को होता है जितना पचना था पच चुका है, अब उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो खाने में होता है जितना पचना था पच चुका है, अब एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन को तेज करने के लिए देखिए आपको क्या लगता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी होगी सीधी, मतलब ऐसे होता है हमारे पेट में होता है ऐसे होता है घूम घूम के रहती है, लेकिन आपको लगता है पाइप कैसी होगी, इस तरीके होगी, लेकिन पाइप ऐसी होती नहीं है, पाइप ऐसी होती नहीं है। तो फिर पाइप कैसी होती है, पाइप जो होता है कुछ इस तरीके की होती है, पाइप कुछ इस तरीके की होती है। अब ये जो पाइप है वो कुछ इस तरीके की होती है, देखिए ये जो पाइप आप देख रहे हैं वो कुछ इसी तरीके की होती है भैया, वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब इस तरीके की पाइप जो होता है ये होती है। तो इस तरीके की पाइप होता है वो इस यहाँ पर होता है, देखिए इसे फिंगर लाइक पोजीशन पर बना होता है, इसे कहते हैं विली, इसे कहते हैं विली। तो ये क्या होता है विली, ये विली इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ानी है, सरफेस एरिया इसलिए बढ़ानी है ताकि जो होता है खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड का डाइजेशन है वो फास्ट हो जाए, फूड का डाइजेशन जो है वो क्या हो जाए, फूड का सॉरी एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट हो जाए, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। और फूड के एब्जॉर्प्शन को फास्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है और उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो विली जो होता है वो खाने को क्या करती है, तेजी के साथ पचाने का काम करती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए होता है यहाँ पर होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये तो आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए होता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो खाना क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है एक्सेस वाटर। अब देखिए होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपके होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये सब मैं आपको कोशिश करूंगा होता है शॉर्ट वीडियो के अंदर भी जो होता है बताने की कोशिश करूंगा, जो होता है बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर्स की मदद से होता है मैं आपको जो होता है शॉर्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा ताकि होता है आपका कांसेप्ट भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इतना अगर पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं है, चिंता मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे पूरा एकदम जो होता है घूम जाती है, फिर से आती है, इसके बाद निकलती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने पर होता है यहाँ पर ऐसे अपेंडिक्स पाया जाता है, उसके ऐसे ऐसे घूमेगी और उसके बाद ऐसे घूमने पर होता है यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने पर होता है ऐसे होता है ऐसे करके यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये पूरी घूमी है यहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये क्या आपकी भैया, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है आपकी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली पूरी पोर्शन होता है, ये वाला पूरा पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में से एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे कहते हैं सीएसम, इसे कहते हैं सीएसम। ठीक है, तो सीएसम कहते हैं, इसे होता है सीएसम होता है, ये आपका सीएसम होता है। तो सीएसम होता है वो क्या करता है, उसके पास कुछ बैक्टीरिया होती हैं। अब जो खाना होता है यहाँ पर आया हुआ है, जो कि अब जितना पचना था पच चुका, जितना एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब एब्जॉर्ब जितना होना था वो हो चुका है, जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो जो है सीएसम जो है यहाँ पर आएगा और बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाएगा, पचाया जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाएगा, पचाया जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या करती है, ऐसे होता है यहाँ पर धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीएसम कहते हैं। सीएसम के ऊपर बैक्टीरिया पाई जाती है, जो होता है यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करती है, खाने को पचाने का काम करती है। इसके बाद देखिए होता है ये क्या होता है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसका कोई काम नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। कभी कभी इसी में खाना पच जाता है, इसके वजह से पेट दर्द करने लगता है, लोअर पार्ट ऑफ द जो आपका पेट होता है वो दर्द करने लगता है, इसे डॉक्टर काट के निकाल देता है, इसका ठीक हो जाता है। और उस बीमारी को अपेंडेज कहते हैं, बीमारी को कहते हैं अपेंडेज कहते हैं। तो जब कभी दर्द वगैरह करे होता है तो खाना फंस जाता है, उसकी वजह से उसे अपेंडेज बीमारी अपेंडेज कहते हैं। और अपेंडेज में होता है डॉक्टर इसी अपेंडिक्स को काट के निकाल देता है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये जो ऐसे यहाँ से ऐसे पाइप जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इसको कंप्लीट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका होता है कोलोन कहते हैं। यहाँ से होता है ऐसे जो ऊपर गई ऐसे यहाँ गई, उसके ऐसे यहाँ आ रही है, इसको कहते हैं कोलोन। तो ठीक है, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये असेंडिंग था, ये ट्रांसवर्स था, ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया। ये आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन हो जाता है। फिर इसके बाद होता है यहाँ पर होता है आपका कोलोन हो गया।
कोलोन के बाद देखेगा यहाँ पर होता है ये आपका रेक्टम होता है, यहाँ पर होता है खाना थोड़ी देर स्टोर होता है, फिर इसके बाद एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इतनी बातें आपके रहता है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेशन में है। ठीक है, अगला पोर्शन होता है वो रिस्पायरेशन का रहेगा। अब रिस्पायरेशन बताएंगे, मेन पोर्शन होता है आपका डाइजेशन ही था। डाइजेशन जो समय लिया वो लिया, 50% आपका खत्म हो चुका है। अब होता है यहाँ से 50% और बचा है, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।